हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की सीरीज में हम लोग लिमिटेशन एक्ट के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके सामने। और राजस्थान जुडिशरी और हरियाणा जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाया जा रहा है। बैक टू बैक आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में लिमिटेशन एक्ट के 25 या 30 क्वेश्चंस जो भी हम देखते हैं, जितना हमें टाइम मिलेगा 10 और 15 मिनट्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 और 40 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाएं। और उसके बाद इसी लिमिटेशन एक्ट का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें और हम 30-40 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका लिमिटेशन एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लिमिटेशन एक्ट के जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप मान के चलिए कि 99% यहीं से आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जामिनेशन में। और बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स द। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन मीन्स क्या होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जो लिमिटेशन एक्ट है ये सूट पे, अपील पे और एप्लीकेशन, ये तीनों पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है। और एक शेड्यूल है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, जब आप पढ़ेंगे तो लास्ट में शेड्यूल दिया है बेयर एक्ट के। उस शेड्यूल में जो जो टाइम पीरियड दिया है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है उसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं। ये वो क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं। तो बेसिकली ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड, अब जब डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट का स्टार्टिंग में, तो वहां पे प्रिस्क्राइब पीरियड टर्म को डिफाइन किया है। उसका मतलब ये होता है कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन के इन अकॉर्डेंस कंप्यूट किया जाता है उसको हम प्रिस्क्राइब पीरियड कहते हैं। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर ये है। For the purpose of the Limitation Act 1963, a suit is instituted in the case of a pauper। कह रहे हैं जो pauper मैं बता दूं आपको किसे कहते हैं। pauper उसे कहते हैं जो गरीब है, जो फाइनेंशियली जो सूट के एक्सपेंसेस है, जो कोर्ट फीस है वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसको हम pauper बोलते हैं। और ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ पॉपर, ये कह रहा है कि लिमिटेशन एक्ट में 1963 में कब सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। व्हेन द पॉपर्स एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। तो जब पॉपर जो एप्लीकेशन देता है पहले वो उसको अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में कि मैं एज ए पॉपर सूट फाइल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट को लगता है हाँ सच में गरीब है, सच में इसके पास पैसे नहीं है, तो अप्रूव हो जाता है उसका, फिर वो सूट दाखिल करता है। तो जब वो अप्लाई किया था इसके लिए कि मुझे पॉपर डिक्लेयर कर दिया जाए, तो उसी दिन से माना जाता है कि सूट उसने इंस्टीट्यूट किया। तो व्हेन पॉपर्स एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड, तो कहते हैं ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड, तब उसी दिन माना जाएगा कि ये सूट इंस्टीट्यूट है, वहीं से टाइम काउंट हो जाता है। तो ये सी ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन, गुड ऑप्शन। यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टू गो टू द कोर्ट टू इंस्टीट्यूट द सूट फॉर रिकवरी ऑफ सर्टेन मनी ऑन द डे ऑन विच द प्रिस्क्राइब पीरियड वाज टू एक्सपायर। एक्चुअली ए जाता है सूट दाखिल करने कोर्ट में, और उसी दिन जाता है जिस दिन एक्सपायर होने वाला होता है। मान लो इसको कुछ मनी से रिलेटेड सूट दाखिल करना, 1 साल पीरियड था, तो जब 365वें दिन पे वो कोर्ट जाता है, और जब कोर्ट जाता है तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाता है 10 दिन के लिए। एंड आफ्टर हिज डिस्चार्ज, जब वो डिस्चार्ज होता है 10 दिन बाद, अब तो उसका टाइम एक्सपायर, तो उसी दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसी दिन एक्सपायर हुआ, क्योंकि वो लास्ट डेट था सूट फाइल करने का। तो अब 10 दिन और वो बेड रेस्ट पे रहता है। अब डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से अब सूट इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट में। तो ये कह रहे हैं इस सिचुएशन में बताइए, इट इज फिट केस फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले एंड एज सच ऑन द 11th डे द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड। पहला तो ऑप्शन ये बता रहे हैं, इफ रीजनेबल एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले इज प्लीडेड एंड प्रूव ए सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड एट एनी टाइम। कह रहे हैं कि भाई जब एक कोई सफिशिएंट और रीजनेबल कॉज ऑफ डिले हो तो सूट दाखिल किया जा सकता है, इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि भाई सेक्शन 5 के तहत नो डिले कैन बी कंडोन, द सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन 5 जब आप पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो वहां पे सेक्शन 5 में दे रखा है अकॉर्डिंगली। मैं आपके लिए लिमिटेशन एक्ट भी ओपन कर लेता हूँ। आई होप कि आप बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे। जब आप बेयर एक्ट लेके बैठे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको देते रहेंगे। नॉट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज, ऐसे रट्टू तोता की तरह आप एमसीक्यूज मत देखिए, आप गो थ्रू कर लीजिए सेक्शन। आपको इतना टाइम मैं दूंगा वीडियो में कि आप सेक्शन को भी गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सके। तो सेक्शन 5 में यही है कि वो कह रहे हैं कुछ केसेस में एक्सटेंशन हो सकता है जो प्रिस्क्राइब पीरियड है। कह रहे हैं अपील है या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो सेक्शन 5 है वो सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता है ना। और वो भी अगर 21 ऑर्डर, जो आपने सीपीसी पढ़ा होगा, ऑर्डर 21 वहां पे होगा, तो वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन 5, यानी कि वहां पे भी एक्सटेंशन आप नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, तो अगर मान लिया कि एक सफिशिएंट कॉज बताता है एप्लीकेंट, या अपील के केस में एपिलेंट हो जाएगा और एप्लीकेशन के केस में एप्लीकेंट हो जाएगा।
है ना, तो अगर सफिशिएंट कॉज बताता है तो ठीक है एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन सूट के केस में नहीं एक्सटेंड होता। ये लॉजिक वाली बात है फॉर जो क्वेश्चन पूछे। तो हमने आपको बताया लिमिटेशन एक सूट पे भी एप्लीकेबल होता है, अपील पे भी एप्लीकेबल होता है और एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्वेश्चन 4 जो है 4 जो है वो सूट के बारे में बात करता है। तो सूट के केस में कोई एक्सटेंशन नहीं देता है सेक्शन 5, वो सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के केस में एक्सटेंशन देता है, वो भी सफिशिएंट कॉज बताएगा एप्लीकेंट तब। तो सी वाला करेक्ट है, ये लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे। In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, which period is excluded? ये कह रहे हैं डे बाय जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करेंगे तो कौन सा पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है? डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रिकंड, जहां से पीरियड रिकंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर फॉर अपील, रिवीजन और रिव्यू इसका। टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन, और टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ही होगा, करेक्ट आंसर है ये आपका, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। और हम लोग देख लेते हैं आगे, ये सब टाइम एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, इंक्लूड नहीं होते। The expression agent duly authorized in this behalf in section 18 and 19 of this act shall in case of a person under disability include his, अब यहाँ पे all of the above, lawful guardian, manager, सुपरदार, all of the above, यहाँ पे आपका all of the above हो जाएगा। ये सेक्शन 20 आप रेफर कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। What is the period of limitation for suits relating to contracts? Suits relating to contracts से related एक जो शेड्यूल है वहाँ पे एक पार्ट है स्पेसिफिकली, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी सूट होंगे उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा वहाँ पे दे रखा है। तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि 3 साल होता है, मैक्सिमम केसेस में 3 साल होता है, वहाँ पे 3 years है। तो आप ये 7 का कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन है। और इसके लिए आप जो है फर्स्ट डिवीजन का जो शेड्यूल है वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन पे जाइएगा और आर्टिकल 6 को पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको आगे किस कौन से एमसीक्यूज चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और नोट बेल को प्रेस भी कर दीजिए। बेल को आप प्रेस नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पीरियड hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। ये कह रहे हैं एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished। उसका राइट जो है एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। मान लीजिए जो टाइम पीरियड है उसको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, उस दौरान वो नहीं कर पाता है जितना टाइम उसको दिया गया था, तो राइट ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी से जो राइट है उसके एक्सटिंग्विश कर दिए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप सेक्शन 27 पढ़ सकते हैं। जब सेक्शन 27 आप वहां पे देखेंगे तो ये बताता है वहां पे कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, हेडिंग ही यही है। सेक्शन 27 का क्या हेडिंग है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, when before the expiration of the prescribed period for a suit in respect of any property or right, if a party acknowledges his liability in writing, then fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was signed। जब वो acknowledgement signed कर देता है ना, तो वहां से एक fresh period वहां से स्टार्ट हो जाता है। acknowledgement जब कर देता है, साइन कर देता है, तो fresh period वहां पे स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आप सेक्शन 18 पढ़ लीजिएगा, तो सेक्शन 18 से आपको हेल्प मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा इलेबोरेट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप सेक्शन 18 को रेफर कर लीजिएगा। उसमें क्या होता है, कोई प्रिस्क्राइब पीरियड है सूट को इशूट करने के लिए या एप्लीकेशन लगाने के लिए, कोई प्रिस्क्राइब पीरियड है, तो अगर मान लें एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी दे दिया जाए इस किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed or by any person through whom the derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। वहां से जिस दिन साइन करेगा एक्नॉलेज, वहां से फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 एक्सटेंड्स टू, तो ये आप होल ऑफ इंडिया करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाला आने पर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आने पर ये होल ऑफ इंडिया हो गया, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लिमिटेशन एक्ट 1963 कंटेन्स, अब आपको देखना है कितने सेक्शंस कंटेन करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए 32 सेक्शंस कंटेन है। टोटल सेक्शन 32 है लिमिटेशन एक्ट में।
लिमिटेशन एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स, अब किस दिन आया ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो 1 जनवरी 1964 को आया, 1964 को आया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट एंड रिसीट। जब आप इसका डेफिनेशन पार्ट पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो वहाँ पे प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं सेक्शन 2 क्लॉज सी में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया है। डेफिनेशन यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स ए हुंडी एंड चेक। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ हुंडी और चेक इंक्लूड होता है, हुंडी एंड चेक इंक्लूड होता है। और रही बात प्रॉमिसरी नोट की, तो प्रॉमिसरी नोट अलग कॉन्सेप्ट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड प्रॉमिसरी नोट एंड रिसीट। यहाँ पे ए एंड बी दोनों हो जाएगा, मींस कि इस क्वेश्चन में ई वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 15। यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय पर्सन ऑब्लाइजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। ये क्या है? ये बॉन्ड है। बॉन्ड की जब डेफिनेशन आप पढ़िएगा, बॉन्ड को भी डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइन है। तो बॉन्ड की डेफिनेशन वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। तो आपको डेफिनेशन भी याद करना पड़ेगा। हु इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है बताइए। तो जब आप लिमिटेशन एक्ट का डेफिनेशन पार्ट पढ़ेगा, तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही डेफिनेशन एप्लीकेंट का है। उसमें कहता है इंक्लूड्स ए पेटिशनर, इंक्लूड्स ए पेटिशनर। अब यहाँ पे कहता है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हुम एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई, ये भी बात सही है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, ये भी बात सही है। तो आई थिंक डी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, डी करेक्ट है यहाँ पे। Under which section of the Limitation Act 1963 easement has been defined? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लिमिटेशन एक्ट में किस सेक्शन में ईजमेंट को डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको आंसर पता है वेल एंड गुड, कमेंट में आप कर सकते हैं, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका 2F में ईजमेंट को डिफाइन किया गया है लिमिटेशन एक्ट में। और ईजमेंट को मैं बता दूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है ऐसा एक इसमें ऐसा राइट इंक्लूड करता है नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ है। One person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in, इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेंटिफ इंक्लूड्स। प्लेंटिफ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कह रहा है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a plaintiff derives his right to sue। फिर कह रहा है एनी पर्सन whose state is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative। फिर कह रहा है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derives his liability to। ये तो गलत हो जाएगा, प्लेंटिफ के लिए है तो डिफेंडेंट आ गए, तो ऐसे गलत हो गया। एनी पर्सन whose state is represented by the defendant, ये भी गलत हो गया। तो आई थिंक ए एंड बी मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो यहाँ पे सी ई वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफेंडेंट इंक्लूड्स, दो वाला डिफेंडेंट वाला ये वाला हो गया आपका। एनी पर्सन whose state represented, नहीं ये नहीं है, ये है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derives his liability to be sued, और ये डी वाला। तो यानी कि एफ वाला आंसर करेक्ट है, बी एंड डी करेक्ट आंसर। इन विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 it has been provided that promissory note means any instrument whereby the maker engages absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on demand or at right। किस सेक्शन में ये मेंशन किया गया लिमिटेशन एक्ट में? तो बेसिकली वो क्या पूछना चाहता है, वो पूछना आपसे चाहता है प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज के में प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन बताई गई है। तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द क्या, बाय द पार्ट 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, बाय द पार्ट 3। यहाँ पे शेड्यूल है, बहुत ही आंख बंद करके आपको बताना चाहिए आंसर। शेड्यूल कमेंट में कमेंट बॉक्स करते जाइए आप लोग, जिनका कमेंट गुड होगा उन पे मैं रिप्लाई भी करूंगा, जिनका करेक्ट आंसर होगा उनको मैं रिप्लाई भी करूंगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल ऑफ द लिमिटेशन। ठीक है, वो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। ये प्रिस्क्राइब पीरियड मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द, ये भी आपको पहले ही समझाया जा चुका है। इसको ही बताइए प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये वाला आंसर है, ए वाला। अंडर सेक्शन 2 आई द लिमिटेशन एक्ट, एल है ये, सॉरी एल है, प्रोमिसरी नोट के बाद सूट की डेफिनेशन है एल। तो अंडर सेक्शन 2L ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 सूट इंक्लूड्स अपील, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, रिवीजन, नन ऑफ द अबव। बताइए।
तो वहां पे जब आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो वहां पे कहता है सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। अपील अलग है ना, एप्लीकेशन अलग होता है। तो सूट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे कह रहा है सूट इंक्लूड्स, तो इसमें से कोई चीज इंक्लूड नहीं करता। ए भी तो वैसे ही नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में कह रहा है डज नॉट इंक्लूड अपील एंड एप्लीकेशन। रही बात एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की, रिवीजन की, तो यहाँ पे दोनों भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Section 5 of the Limitation Act which relates to condonation of delay is applicable to the, अब कंडोनेशन ऑफ डिले था ना कि कहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले का मतलब कहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है टाइम जो पीरियड स्पेसिफाइड हुआ है सूट के लिए, सॉरी अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए। सेक्शन 5 तो सूट की बात ही नहीं करता। अपील और एप्लीकेशन के लिए जो भी टाइम प्रिस्क्राइब हो वो एक्सटेंड भी हो सकता है अगर रीजनेबल कॉज बताया जाए, तो सेक्शन 5 में ये मेंशन है। तो ये कह रहा है कि विच रिलेट्स टू कंडोनेशन ऑफ डिले इज एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल है, सूट एंड काउंटर क्लेम, एप्लीकेशन एंड अपील, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ऑल ऑफ द अबव। आंख बंद करके बी वाला है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आप आंसर कर लिए होंगे अब तक। 25 देख लेते हैं, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू, ये ऑफ है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू एक्सपायरी ऑफ पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड आर एप्लीकेबल टू। जब आप सेक्शन 4 पढ़िएगा तो वहां पे है कि भाई जब कोर्ट बंद हो, जब जो प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है मान लिया 3 साल, तो तीसरे साल के लास्ट में जब जिस दिन लास्ट डेट था वहां पे अगर कोर्ट बंद है तो क्या होगा। तो ये कह रहे हैं किस किस पे एप्लीकेबल है, सूट, एप्लीकेशन, अपील, ऑल ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सब में एप्लीकेबल है, सूट, एप्लीकेशन और अपील सब में एप्लीकेबल है ना। तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट बंद होता है उस दिन तो आप सूट, एप्लीकेशन या अपील जो है आप जब कोर्ट दोबारा खुलेगी, दोबारा रीओपन होगी, उस दिन आप दायर कर सकते हो, ये आपको इजाजत है, सेक्शन 4 ये बोलता है। ये नहीं कि टाइम खत्म हो गया, भाई आपकी गलती उसमें नहीं है, उस दिन जिस दिन लास्ट डेट था लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से उस दिन कोर्ट बंद थी तो कोर्ट की गलती है, तो कोर्ट जब दोबारा ओपन होगी तो आप दोबारा सूट फाइल कर, मतलब अगले दिन सूट फाइल कर सकते हो जब भी वो रीओपन होगी। जो इलिस्ट्रेशन हमने दिया था वो अलग था, वो था कि बंदे को खुद एक्सीडेंट हो जा रहा है, उसकी गलती हो गई, वो डिले हो गया 10 दिन और अस्पताल में था, 10 दिन बाद वो कोर्ट में जा रहा है, तो वहां पे अलग मामला था, यहाँ पे अलग है। तो आई थिंक 25 क्वेश्चन रहने देते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल दी व्यूअर्स, कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल अपलोड कर देंगे, कल आपको इसी का सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।